Hello everyone. So today we will start our next part, that is part 2, the Shehnai of Bismillah Khan. Okay, so in this part we will study about Bismillah Khan, as we can see from the title Bismillah Khan, and about one of the musical instrument, that is Shehnai. So before you read, do you know these people, what instruments do they play? तो हमारे राइटर हमें एक क्वेश्चन पुट कर रहे हैं कि क्या हम इन लोगों को जानते हैं, क्या हमें पता है कि ये क्या इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते हैं। तो इसमें से हम नहीं जानते सबको, लेकिन आप हर एक इमेज में देख सकते हो कि कोई ना कोई एक आधा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहा है। ठीक है, और ये वाली जो आप लास्ट वाली इमेज यहाँ पे आप देख रहे हो, ही इज़ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, जिसके बारे में हमारा चैप्टर है। ये बिस्मिल्लाह खान है और इनके हाथों में जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है वो है शहनाई। Think of the Shehnai and the first thing you would probably imagine is a wedding or a similar occasion or function. तो ऑथर हमें ये कह रहे हैं कि शहनाई के बारे में सोचो और पहली चीज़ आपके दिमाग में क्या आती है, आप क्या इमेजिन करोगे शहनाई के बारे में सोचते ही। सबसे पहले आप इमेजिन करोगे कोई वेडिंग के बारे में, या फिर कोई वेडिंग से ही मिलता जुलता कोई सिमिलर सा ओकेजन, या कोई ऐसा ही शुभ ऑस्पिशियस फंक्शन। द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और जब भी शहनाई की बात आती है तो दूसरी चीज़ हम लोगों के माइंड में क्या आती है, वो आती है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, बिकॉज ही वॉज अ वेरी फेमस, अ वेरी रीनोन्ड शहनाई प्लेयर। द शहनाई मास्ट्रो प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट। तो वो एक शहनाई में बहुत बड़े एक लेजेंड थे, एक महानायक थे, मास्टर थे शहनाई प्ले करने में, जो इस इंस्ट्रूमेंट को प्ले किया करते थे। तो शहनाई प्ले करने वाले उस्ताद बिस्मिल्लाह खान एक बहुत ही अच्छे प्लेयर थे, बहुत अच्छे से इस इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते थे। और ये कब की बात है, व्हेन इंडिया वाज अबाउट टू गेट फ्रीडम एंड ही प्लेड शहनाई एंड ही वाज अ लेजेंड। तब की बात है ये 1947 की। ओके, तो तब भी उन्होंने शहनाई प्ले करी थी, और वो जिस तरीके से प्ले करते थे तो वो बहुत ज़्यादा लेजेंडरी, बहुत ज़्यादा एक फेमस म्यूज़िकल प्लेयर बन गए थे शहनाई के। सो नाउ वी विल स्टार्ट विद पैराग्राफ 1. Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence, for it had a shrill, unpleasant sound. तो जो हमारा राजा जो औरंगज़ेब है, उन्होंने क्या करा था, उन्होंने ये जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है जिसे पुंगी कहा जाता है उसे बैन कर दिया था। एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट था, उसे पुंगी कहा जाता था, बहुत पहले की बात है, बहुत पहले एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट था, उसे पुंगी बोलते थे। तो रॉयल रेसिडेंस में, यानी कि उनके जो शाही दरबार है, उनका जो रॉयल रेसिडेंस है औरंगज़ेब का, उन्होंने अपने उस दरबार में, उस रेसिडेंस में पुंगी नाम के एक इंस्ट्रूमेंट को बैन कर दिया था। क्यों? क्योंकि उसकी बहुत ही ज़्यादा श्रिल अनप्लेजेंट साउंड थी। श्रिल का मतलब बहुत ज़्यादा तीखी, बड़ी तीखी सी, बड़ी शार्प सी आवाज़ थी, जो कानों को सुनने में बिल्कुल भी अच्छी, मधुर नहीं लगती थी। पुंगी बिकेम द जेनेरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स। जेनेरिक नेम का मतलब क्या होता है? अ नेम गिवन टू अ क्लास और ग्रुप एज अ होल। और रीडेड का मतलब क्या होता है? विंड इंस्ट्रूमेंट्स विच हैव रीड्स लाइक द फ्लूट, द क्लैरिनेट एक्सेट्रा। जो भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स जो हवा से बजाए जाते हैं, विंड से बजाए जाते हैं, जैसे हमारी बांसुरी है, या जैसे ये पुंगी है या शहनाई है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को रीडेड नॉइज़ मेकर कहा जाता है। तो पुंगी जो है वो एक क्लास बन गया था बेसिकली, एक ऐसे ऐसे रीडेड नॉइज़ मेकर्स के जो इंस्ट्रूमेंट थे उनके लिए एक जेनेरिक नेम बन गया था, एक पूरा क्लास का नेम दे दिया था। अब जैसे औरंगज़ेब है, औरंगज़ेब एक क्लास है और उसी से पहचान होती है कि भी एक राजा है, और बाकी उसकी पूरी ग्रुपिज़म है, उसकी सभा है, उसके सिपाही हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसी तरीके से पुंगी एक नाम दे दिया गया था, एक कॉमन नेम दे दिया गया था बाकी इसके सारे रीडेड नॉइज़ मेकर्स के लिए। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। बहुत कम लोगों ने सोचा था कि एक दिन ये कभी दोबारा से यूज़ में आएगी।
A barber of a family of professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi. एक बार्बर था, एक नाई था, ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस, एक बहुत अच्छे प्रोफेशनल म्यूजिशियन की फैमिली में से आता था वो। और उसने रॉयल पैलेस में ये, जब वो जाता था तो उसने ये डिसाइड करा कि वो ये जो पुंगी जो बजती है, इसकी जो टोन है, इसकी जो टोन की क्वालिटी है, उसको वो चेंज करेगा, उसको इम्प्रूव करेगा। किसने सोचा ये? बार्बर ने। ही चूज अ पाइप with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi। तो उसने क्या करा फिर बार्बर ने? उसने एक पाइप चूज़ करी, कोई भी एक पाइप ली, और फिर उसके बाद उसने क्या करा? एक नेचुरल हॉलो स्टेम, यानी कि एक मतलब पेड़ से आप कह सकते हो कोई एक, उसने पाइप ली, एक नेचुरल सी हॉलो स्टेम ली, खोखली स्टेम बिल्कुल, और दैट वॉज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी, जो कि पुंगी जिस तरीके से दिखती है उससे बहुत ज़्यादा बड़ी थी और चौड़ी भी थी वो। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और उस पाइप में उसने 7 होल बना दिए। When he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sounds were produced। और जब उस बार्बर ने उस स्टेम को जब होल बना के प्ले करा, तो क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, अब कहीं कहीं जगह उसने होल्स हमें अपनी फिंगर्स रख ली होंगी, जैसे बांसुरी बजाते हैं, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही। तो कहीं जगह उसने उस होल्स को क्लोज़ करा, कहीं जगह ओपन करा, तो उसमें से एक बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मधुर सी, बड़ी मेलोडियस सी साउंड प्रोड्यूस हुई। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरी वन वॉज इम्प्रेस्ड। उसने क्या किया? ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये रॉयल्टी, ये वहाँ पे राजा महाराजों के आगे उसने प्ले करा, और सारे के सारे लोग बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम। इतने लोग इम्प्रेस हो गए, इतने खुश हुए कि ये जो इंस्ट्रूमेंट जो पुंगी से बिल्कुल अलग था, सबने सोचा कि इसको तो एक नया नाम देना चाहिए। As the story goes, since it was first played in the Shah chambers and was played by a Nai barber, the instrument was named the Shehnai। तो ये आपको पता होना चाहिए, अगर आपको क्वेश्चन भी पुट हो जाता है, डैट हाउ वॉज द नेम गिवन शहनाई, ओके। तो क्या फिर कैसे डिस्कवर करा गया ये नेम शहनाई? देन यू शुड नो द आंसर, कि जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि ये सबसे पहले शाही दरबार में, शाह के चैम्बर में प्ले करा गया था, और प्ले किसने करा था? नाई ने करा था, यानी कि एक बार्बर ने, बिकॉज ही डिस्कवर्ड दैट नेचुरल हॉलो स्टेम एंड इट वॉज हिज माइंड दैट हाउ ही हैज़ टू इम्प्रूव द साउंड बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय दैट स्टेम। उसने सोचा था कि कुछ चेंज करना है मैंने, ये सारा उसका दिमाग था, और सबसे पहले शाही दरबार में बजाया गया और नाई ने बजाया था, इसलिए इस इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम दिया गया? शहनाई। तो नीचे आप यहाँ पे इमेज देख सकते हो, पुंगी और शहनाई में क्या डिफरेंस है देख लो। पुंगी कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है, ये बीच में ऐसे गोल होता है और ऐसे स्टेम नीचे है और ऊपर है, और शहनाई ऐसे है, आप देख सकते हो पतली सी स्टेम है और बीच में होल्स हैं, ओके। तो ये पुंगी देख के आपको कुछ पुरानी मूवीज़ में जैसे वो सपेरा सांप के आगे बजाने वाला इंस्ट्रूमेंट होते थे, कुछ ऐसा सा आपको याद आ रहा होगा, तो उससे आप रिजेंबल कर सकते हो कि डैट वाज अ काइंड ऑफ पुंगी। और शहनाई ये है जो आपको ये इमेज में दोनों ही दिखाई गई हैं वैसे, ओके। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगैन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। शहनाई की इतनी सॉफ्ट, इतनी मेलोडियस साउंड निकाली गई उसमें से, इतनी अच्छी साउंड प्रोड्यूस हुई कि इस साउंड को शुभ माना जाता था बहुत ज़्यादा। एंड फॉर दिस रीज़न इट इज़ स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इज़ एन इनडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। और यही एक कारण है कि उसके बाद इसको मंदिरों में भी प्ले करा गया शहनाई की साउंड को, और ये एक ऐसा इनडिस्पेंसेबल कंपोनेंट था। इनडिस्पेंसेबल का मतलब होता है जिसके बिना काम नहीं चल सकता, विच इज़ वेरी नेसेसरी। एक ऐसा नेसेसरी कंपोनेंट बन चुका था किसी भी नॉर्थ इंडियन वेडिंग के लिए, यानी कोई भी नॉर्थ इंडियन वेडिंग अगर होनी थी और उसमें अगर शहनाई ना प्ले करी जाए तो वो शादी ही कंप्लीट नहीं मानी जाती थी। जैसे हम लोग सोचते हैं ना, मेरी शादी में म्यूज़िक ही नहीं है तो फिर शादी कैसी,
तो एक गाना बजाना तो होना चाहिए, वी शुड इन्जॉय, मैरिज में आए हैं इन्जॉय करो ये वो। तो इसी तरीके से उस टाइम के ज़माने में शहनाई को प्ले करना एक ऐसा इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट माना जाता था नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स के लिए, और टेम्पल्स में भी बजाई जाती थी। In the past, the Shehnai was part of the Naubat or traditional ensemble of 9 instruments found at royal courts. Ensemble का मतलब क्या होता है यहाँ पे, things considered as a group. पुराने ज़माने में मतलब पास्ट में शहनाई को एक नौबत का पार्ट माना जाता था। अब नौबत भी ये एक टर्म है जिसमें 9 इंस्ट्रूमेंट्स अलग अलग होते थे, और 9 इंस्ट्रूमेंट्स रॉयल कोर्ट्स में पाए जाते थे या बजाए जाते थे बड़े बड़े शाही दरबारों में, राजा महाराजों के बड़े बड़े रॉयल कोर्ट्स में, रेसिडेंस में। तो 9 इंस्ट्रूमेंट्स होते थे अलग अलग, और उनका एक टर्म रख दी गई थी नौबत। तो शहनाई भी उस नौबत में ऐड हो गया था, उस एक टर्म में ऐड हो गया था, तो नौबत उसका नाम था। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स। तो शुरू में तो सबसे पहले वो टेम्पल्स और वेडिंग्स में ही बजाई जाती थी शहनाई। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज़ टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और इसका सारा का सारा क्रेडिट कि इस इंस्ट्रूमेंट को क्लासिकल स्टेज पे भी लेके आना, उसके बाद स्टेज पे भी क्लासिकल म्यूज़िक वगैरह में इसको इंट्रोड्यूस करना, इस तरीके की शहनाई को, इस इंस्ट्रूमेंट को, तो ये सारा का सारा क्रेडिट किसे जाता है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। As a 5-year-old, Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient estate of Dumrao in बिहार। तो जब वो 5 साल के थे, बिस्मिल्लाह खान क्या करते थे, एक तालाब के पास गिल्ली डंडा खेलते थे। कहाँ पे, बहुत पुरानी स्टेट में, डुमरांव में, जो कहाँ पे है, बिहार में। He would regularly go to the nearby Bihari temple to sing the भोजपुरी चायता। और वो डेली बेसिस पे रेगुलरली एक बिहारी जी टेम्पल पे जाते थे, और वहाँ पे वो एक भोजपुरी लोक गीत गाते थे जिसका नाम था चायता। एक टेम्पल में, एक मंदिर में वो एक गीत गाते थे जिसका नाम था चायता। चायता उनके गीत का नाम है, भोजपुरी गीत था। एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू वेइंग 1.25 kg। और वो चायता गाने के बाद, उसके बाद उनको एक इनाम दिया जाता था, एक बड़ा सा लड्डू जिसका वज़न कम से कम 1.25 kg का होता था, 1.25 किलो का वो लड्डू होता था। और वो प्राइज़ दिया जाता था इनको बाय द लोकल महाराजा, जो भी वहाँ का लोकल महाराजा थे बिहार के, वो लड्डू उनको एज अ प्राइज़ में देते थे। दिस हैपेंड 80 ईयर्स अगो। ये भी कम से कम 80 ईयर्स पहले की बात है। एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। सो दीज पॉइंट्स यू शुड नो, और ये आपको तभी पता होंगे जब आपने चैप्टर बहुत अच्छे से करा है, एज इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर अटेम्प्टिंग योर MCQ पार्ट। तो ये 80 साल पहले की बात है, और ये छोटा सा लड़का, इसने एक, यानी कि हमारे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, और इन्होंने, तो आप ये देखो कि सबसे बड़ा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जीता है इंडिया का, और जो कि कौन सा अवार्ड है, द भारत रत्न। Born on 21 March 1916, Bismillah belongs to a well-known family of musicians from Bihar. तो इनका जन्म कब हुआ था, 21 मार्च 1916। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान एक बहुत अच्छे म्यूजिशियंस के फैमिली से बिलोंग करते थे। कहाँ से बिलोंग करते थे, बिहार से। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान, तो ये इनके ग्रैंडफादर का नाम है, इनके दादाजी का नाम है रसूल बख्श खान। वो भी एक शहनाई प्लेयर थे, शहनाई नवाज थे एक किस्म के, इतनी अच्छी शहनाई बजाते थे। ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट, भोजपुर के किंग के घर में, भोजपुर के किंग की कोर्ट में, दरबार में, जो इनके दादाजी हैं रसूल बख्श खान, वो वहाँ पे शहनाई प्ले करते थे। हिज फादर पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। और इनके फादर का नाम है पैगंबर बख्श, और जो भी उनके पैटर्नल एंसेस्टर हैं, पैटर्नल एंसेस्टर मीन्स एंसेस्टर्स ऑफ द फादर, फादर के आगे फादर, जैसे दादाजी, परदादाजी, वो आगे उनके भी फादर, तो जो भी इनके फादर वाली फैमिली से एंसेस्टर्स बहुत बुज़ुर्ग लोग हुए हैं, वो भी बहुत अच्छे फेमस एंड ग्रेट शहनाई प्लेयर्स थे। द यंग बॉय टुक टू म्यूज़िक
अर्ली इन लाइफ। तो ये जो यंग बॉय हैं हमारे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, इन्होंने म्यूज़िक को अपनी ज़िंदगी में बहुत पहले ऑप्ट कर लिया, काफ़ी यंग एज में ऑप्ट कर लिया। एट द एज ऑफ 3 व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस in Benares, now Varanasi, Bismillah was fascinated watching his uncles practice the शहनाई। और जब वो सिर्फ 3 साल के थे, एट द एज ऑफ 3, व्हेन ही वॉज ओनली 3 years old, उनकी मदर ने क्या करा, उनकी मदर उनको अपने घर लेके गई, अपने मैटरनल अंकल से मिलवाया, यानी कि अपने भाई से मिलवाया, जो कि उनकी मदर का घर कहाँ पे था, बनारस में। उस टाइम के ज़माने में बनारस बोलते थे, आजकल क्या बोलते हैं, वाराणसी। बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई। बिस्मिल्लाह खान बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे, बहुत ज़्यादा फैसिनेट हो रहे थे, अट्रैक्ट हो रहे थे ये देख के कि उनके जो अंकल हैं, यानी कि उनके मामा लगे, और उनके जो अंकल हैं वो किस तरीके से शहनाई प्लेयर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, शहनाई बजाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड accompanying हिज अंकल अली बख्श to the Vishnu temple of Benares where Bucks was employed to play the शहनाई। और बहुत ही जल्दी बिस्मिल्लाह खान जो हैं वो अपने अंकल का नाम क्या है, अली बख्श, तो वो बहुत ही जल्दी अपने अंकल को एकम्पनी करने शुरू हो गए टू द विष्णु टेम्पल। एक विष्णु टेम्पल है बनारस का, वहाँ तक जाते थे वो अपने अंकल के साथ, वेयर बक्स वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई, जहाँ पे ये जो अली बक्स हैं वो क्या करते थे, वहाँ पे नौकरी करते थे उस टेम्पल में, विष्णु टेम्पल में शहनाई बजाने की। अली बक्स वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। कैप्टिवेटेड का मतलब होता है यही, फैसिनेटेड कह सकते हो आप, अट्रैक्टेड कह सकते हो। और अली बख्श जो है वो वहाँ पे मंदिर में अपनी जॉब करते थे, शहनाई बजाते थे, और बिस्मिल्लाह खान बहुत घंटों तक, जब तक उनका शहनाई बजाने का काम ख़त्म नहीं हो जाता था, उनकी जॉब के टाइमिंग्स ख़त्म नहीं हो जाते थे, वो तब तक बहुत ही ज़्यादा मगन हो के वहाँ पे बैठे रहते थे बिस्मिल्लाह खान। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे। धीरे धीरे उन्होंने वहाँ से लेसन सीखने शुरू कर दिए, डैट हाउ टू प्ले दिस इंस्ट्रूमेंट, कि शहनाई कैसे प्ले करी जाती है। सारा टाइम उनका वहीं निकलता था, तो धीरे धीरे उन्होंने वहाँ से लेसन सीखने शुरू करे शहनाई प्ले करने के, और सारा दिन वो भी वहाँ पे बैठ के प्रैक्टिस करते थे। फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड द बैंक्स ऑफ द गंगा बिकेम द यंग अप्रेंटिस फेवरेट हॉर्न्स वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड। और आने वाले सालों के लिए ये जो टेम्पल ऑफ बालाजी का मंदिर, मंगला मैया एंड बैंक्स ऑफ द गंगा, और गंगा नदी के किनारे, ये 3 चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा पसंद थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। यहाँ पे बैठ के ही द यंग अप्रेंटिस फेवरेट हॉर्न्स का मतलब होता है यहाँ पे जगह, अप्रेंटिस का मतलब होता है ट्रेनी। ही वॉज द ट्रेनी एट दैट टाइम, वो एक ट्रेनी थे, ट्रेनिंग ले रहे थे, तो उनको ये 3 जगहें बहुत पसंद थी, टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया और गंगा नदी के किनारे बैठ के अपने ये अकेलेपन में, सॉलिट्यूड मीन्स अकेलापन, बिल्कुल एकांत में, वो ये 3 जगह उनकी फेवरेट थी जहाँ पे वो बैठ के अकेले में शहनाई बजाने की प्रैक्टिस करते थे। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू improvise and invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of the शहनाई। जो गंगा नदी के बहता हुआ पानी होता था, जो लहरें होती थी, उनसे उनको बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती थी, उनको इंस्पिरेशन मिलती थी कि वो अपने जो वो म्यूज़िक बजाते हैं उसको और अच्छे से कैसे इम्प्रूव कर सकें, एंड इन्वेंट रागास, और वहीं बैठ बैठ के उन्होंने कई बहुत अच्छे अच्छे राग भी इन्वेंट करे, राग भी उन्होंने निकाले, डैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई। जो पहले के ज़माने में कोई सोच भी नहीं सकता था कि शहनाई जैसे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से इतने अच्छे राग और इतना अच्छा इम्प्रूवमेंट भी सुनने को या दिखाई देने को मिल सकता है। Then paragraph number 6, at the age of 14 Bismillah accompanied his uncle to the Allahabad music conference। और जब वो 14 years के हुए, बिस्मिल्लाह खान ने अपने अंकल को कंपनी करा, वो कहाँ तक गए, इलाहाबाद एक म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस था, वो वहाँ तक गए अपने अंकल के साथ। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल उस्ताद फयाज खान पैटेड द यंग बॉयज़ बैक एंड सेड वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट।
और जब वो अपने अंकल के साथ उस इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में गए, मे बी उनकी कोई वहाँ पे परफॉर्मेंस थी, क्योंकि उनके अंकल भी यही शहनाई बजाने की जॉब से में ही एम्प्लॉयड थे। और जब उन्होंने अपना वहाँ पे रिसाइट करा, शहनाई बजाई, तो एक बहुत महानायक थे वहाँ पे, एक उस्ताद फ़याज़ खान। उन्होंने क्या करा, ये जो 14 साल का छोटा सा बच्चा था, दैट इज़ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, उनको शाबाशी दी, उनकी पीठ थपथपाई और उसे बोला वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट। मेहनत करो, बहुत जल्दी ही तुम, मुझे लगता है कुछ ऐसा कर जाओगे जो आज तक किसी ने ना करा हो। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो in Lucknow in 1938 came बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक। और उसके बाद जब ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ में 1938 में ऑल इंडिया रेडियो का एक हेड क्वार्टर लॉन्च करा गया लखनऊ में 1938 में, तो वहाँ पे बहुत लंबे टाइम तक बिस्मिल्लाह खान के बड़े बड़े ब्रेक्स, यानी उनके बारे में बड़ी बड़ी बातें, उनके जो जो भी उन्होंने इन्वेंट करा है, जो भी कुछ उन्होंने राग्स इन्वेंट करे हैं या इम्प्रोवाइज़ करा है, जो भी इम्प्रूवमेंट करी है शहनाई बजाने में, उनके बारे में ही बहुत बड़े बड़े म्यूज़िक प्ले करे जाते थे, उनके बारे में बातें करी जाती थी। ही सून बिकेम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। बहुत जल्दी वो एक ऐसे अक्सर सुनने वाले शहनाई प्लेयर बन गए जिनको लोग रेडियो पे अक्सर और बहुत बार सुना करते थे, इतने फेमस हो गए वो। तो आज हमने 6 पैराग्राफ्स करे हैं। दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। रीड टिल हियर बाय योर ओन। फेसिंग एनी डाउट, डू कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू सो मच।